हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 1 को कवर करेंगे। इससे पहले कि हम इसे स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप हमें किस बुक को कवर करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, निवेश बनाम अटकलें। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हमेशा क्लोजिंग बेल बजते ही बिना किसी खास वजह के दलाल खुशी के मारे झूमने लगते हैं? क्योंकि जब भी आप व्यापार करते हैं तब वे पैसा बनाते हैं, चाहे अब अपना ट्रेडिंग की हो या नहीं। आप निवेश के बजाय अटकलों के द्वारा अपनी वेल्थ को कम करते हैं, बल्कि अपने हालातों से किसी और को बढ़ाते हैं। ग्राहम की निवेश की परिभाषा स्पष्ट है। निवेश पूरी तरह से विश्लेषण, प्रिंसिपल और एक पर्याप्त रिटर्न की सुरक्षा का वादा करता है। ध्यान दें कि ग्राहम के अनुसार निवेश में 3 तत्व समान रूप से होते हैं। आपको अच्छी तरह से कंपनी का विश्लेषण करना चाहिए और इसमें अनंत हिंद आपके व्यवसाय की ध्वनि को भी महसूस करना चाहिए, इससे पहले कि आप अपने शेयर खरीदते हैं। आपको समझदारी पूर्वक अपनी गंभीर नुकसानों से रक्षा करनी चाहिए। आपको पर्याप्त बल्कि नहीं असाधारण प्रदर्शन करना होगा। एक निवेशक अपने कारोबार के मूल्य के आधार पर शेयर मूल्य की गणना करता है। एक शेयर को इस आधार पर चुनना है कि उसमें दूसरे लोग अधिक भुगतान कर रहे हैं, एक तरह से जुआ है। एक सट्टेबाज के लिए स्टॉक कोट्स लगातार ऑक्सीजन धारा की तरह हैं, इसे काटते ही वह मर जाता है। एक निवेशक के लिए ग्राहम के कहे कोटेशन के मूल्य बहुत कम है। ग्राहम आग्रह करते हैं कि आप केवल तभी शेयर में निवेश करें जब आप आरामदायक स्थिति में हो कि निवेश करने के बाद आपको रोजाना अपने शेयर के दैनिक कीमत जानने की आवश्यकता महसूस ना हो। यदि आप भाग्यशाली हैं तो कसिनो, जुआ या घोड़ों पर सट्टेबाजी की तरह बाजार की अटकलें आपको रोमांचक या पुरस्कृत कर सकती हैं, लेकिन पैसा बनाने का यह सबसे बुरा काल्पनिक तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉल स्ट्रीट, लॉस वेगस या घुड़दौड़ की तरह यह हमेशा इस तरह है कि इसमें विश्वास करने वाले सबसे पहले आप में से ही हारे होते हैं। दूसरी ओर निवेश कसिनो का एक अनूठा पुरस्कार है जिसमें आप अंत में खोते नहीं हैं। तो नियम यह है कि जब आप अपने निवेश के साथ बाजार में रुकेंगे, यह आपके पक्ष में गुणात्मक फर्क डालता है। जो लोग खुद के लिए पैसा बनाने के लिए निवेश करते हैं और हर बार वॉल स्ट्रीट के भड़कीले प्रचार के कारण खरीदते और बेचते रहते हैं, वे लोग अपने दलालों के लिए पैसा बनाते हैं। हाई स्पीड। ग्राहम चेताते हैं कि भ्रामक अटकलों की वजह से निवेश हमेशा एक गलती होती है। 1990 के दशक में भ्रम ने सामूहिक विनाश का नेतृत्व किया था। ऐसा लगता था जैसे हर किसी का धैर्य खत्म हो गया और अमेरिका अटकलों का राष्ट्र बन गया। ट्रेडर्स एक शेयर से दूसरे शेयर को खरीद फरोख्त इस तरह से कर रहे थे जैसे अगस्त के महीने में घास के मैदान में चारों ओर टिड्डी दल मंडराता रहता है। लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि एक निवेश तकनीक का परीक्षण यह था कि यह काम कर रहा है। अगर उन्होंने किसी भी अवधि के दौरान बाजार से लाभ उठाया था, चाहे उनकी रणनीति कितनी खतरनाक हो, लोगों ने दावा किया कि वे सही थे। लेकिन बुद्धिमान निवेशक के पास अस्थायी रूप से सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपकी तकनीक को स्थायी और भरोसेमंद होना ही चाहिए। 1990 के दशक के कारोबार की तकनीकें जो डे ट्रेडिंग्स, डाइवर्सिफिकेशन को अनदेखा करना, हॉट म्यूचुअल फंडों में जाना, स्टॉक पिकिंग सिस्टम के बाद काम करती हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक प्रचलित होने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि वे ग्राहम के निवेश के सभी 3 मानदंडों को पूरा करने में नाकाम रहे। यह देखने के लिए कि क्यों अस्थायी रूप से प्राप्त उच्च रिटर्न कुछ साबित नहीं करते हैं, कल्पना करें कि 2 स्थान आपस में एक दूसरे से 130 मील की दूरी पर हैं। अगर मैं 65 मील प्रति घंटे
की गति से चलता हूँ तो मैं उस दूरी को 2 घंटे में पूरा कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करता हूँ तो मैं वहाँ 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ। लेकिन अगर मैं इस कोशिश में जीवित रहता हूँ तो मैं सही हूँ। क्या आपको यह कोशिश करने का लुत्फ उठाना चाहिए, क्योंकि आप मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि यह काम करता है। बाजार को जीतने के लिए बहुत सी चमकदार चीज़ें एक जैसी होती हैं। जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं तब तक आपकी किस्मत काम करती है। 1973 में जब ग्राहम ने आखिरी बार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को संशोधित किया तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वार्षिक कारोबार दर 20% थी, जिसका अर्थ है कि ठेठ शेयरधारकों ने इसे बेचने से पहले 5 साल तक स्टॉक को होल्ड पर रखा था। 2002 तक कारोबार दर में 105% की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी केवल 11.4 महीने की होल्डिंग अवधि थी। 1973 में औसत म्यूचुअल फंड लगभग 3 वर्षों तक स्टॉक पर आयोजित हुआ। 2002 तक स्वामित्व की अवधि केवल 10.9 महीने तक घट गई थी। ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड प्रबंधक अपने शेयरों का अध्ययन कर रहे थे ताकि वे सीख सकें कि उन्हें सबसे पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए था, फिर उन्हें तुरंत डंप कर दिया और सभी पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सबसे सम्मानित मनी प्रबंधन फर्मों को भी परेशानी हुई। 1995 की शुरुआत में फिडेलिटी मैगेलन, जो तब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड था, जिसके प्रबंधक जेफरी विनिक की प्रौद्योगिकी शेयरों में 42.5% संपत्तियाँ थीं, विनिक ने घोषणा की कि उनके ज़्यादातर शेयरधारकों ने उन लक्ष्यों के लिए फंड में निवेश किया है जो वर्षों दूर है। मुझे लगता है कि उनके उद्देश्य मेरे जैसा ही है और वे मानते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण सबसे अच्छा है। लेकिन उन उच्च विचारधारा वाले शब्दों को लिखने के 6 महीने बाद विनिक ने लगभग सभी तकनीकी शेयरों को बेच दिया और उन 8 उन्मादी सप्ताहों में लगभग $19 बिलियन के मूल्य के शेयर बेचे। लंबी अवधि के लिए बहुत कुछ, और 1999 तक फिडेलिटी के डिस्काउंट ब्रोकरेज डिवीजन अपने ग्राहकों को किसी भी समय पास हेडलैंड कंप्यूटर का उपयोग करके कहीं भी व्यापार करने के लिए मौका दे रहा था, जो पूरी तरह से फर्म के नए नारे के साथ पूरी तरह से संबद्ध था। हर क्षण मायने रखता है। वित्तीय वीडियो गेम। वॉल स्ट्रीट ने पैसे कमाने के लिए तत्काल तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया। मॉर्गन स्टैनली की फर्म की ऑनलाइन शाखा डिस्कवर ब्रोकरेज ने एक टीवी ऐड चलाया जिसमें एक स्कूर्फी टॉप ट्रक ड्राइवर एक समृद्ध दिखने वाले कार्यकारी को चुनता है। उसके डैशबोर्ड पर चिपकाए गए एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट की तस्वीर को देखते हुए कार्यकारी पूछता है, अवकाश? चालक ने जवाब दिया, यह मेरा घर है। ठीक है, सूट पहना आदमी कहता है, यह एक द्वीप की तरह दिखता है। ड्राइवर जवाब देता है, तकनीकी रूप से यह एक देश है। प्रचार आगे बढ़ गया। ऑनलाइन व्यापार कहता है कि किसी के पास ना तो काम और ना ही किसी विचार की आवश्यकता है। ऑनलाइन ब्रोकर एमेट्रेट ने एक टेलीविजन विज्ञापन के 2 गृहिणियों को जॉगिंग से वापस आते हुए दिखाया। एक ने अपने कंप्यूटर पर लॉग ऑन करती है, माउस को कई बार क्लिक करती है और उत्साहित होकर, मुझे लगता है मैंने अभी लगभग $1700 कमाए हैं। वाटरहाउस ब्रोकरेज फर्म के टीवी विज्ञापन में किसी ने बास्केटबॉल कोच फिल जैक्सन से पूछा, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? उसका जवाब, मैं इसे अभी बनाने जा रहा हूँ। वे किसी भी तरह दूसरी टीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कह रहे थे, मैं अभी खेलने के लिए तैयार हूँ। 1999 तक कम से कम 6 मिलियन लोग ऑनलाइन व्यापार कर रहे थे और उनमें से 10वां हिस्सा तीव्र गति से स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए इंटरनेट का उपयोग करके डे ट्रेडिंग्स कर रहा था। क्यूबेंस न्यूयॉर्क में 25 वर्षीय पूर्व वेटर, शोबिज दिवा बारबरा स्ट्रेंड्स में निकोलस बर्बास के साथ लोग ड्राइव कोयलों के स्टॉक भर रहे थे। इससे पहले बीर बॉस ने निंदा की, मैं लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा था और मुझे पता चला कि यह स्मार्ट नहीं था। अब बीरवास ने दिन में 10 बार शेयरों का कारोबार किया और 1 साल में $1 लाख कमाने की उम्मीद की।
मैं अपने लाभ या हानि कॉलम में लाल देखने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। स्टेसेंट ने फॉर्च्यून के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मैं बैलेंस बैल हूँ, इसलिए मैं लाल पर प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर मैं लाल देखता हूँ तो मैं अपने स्टॉक बेचता हूँ। नाई की दुकानों, रसोई, कैफ़े, टैक्सी कैब्स और ट्रक स्टॉप वित्तीय वेबसाइटों और वित्तीय टीवी शेयरों के बारे में निरंतर डेटा डालने से शेयर बाजार को नॉन-स्टॉप राष्ट्रीय वीडियो गेम में बदल दिया गया। जनता पहले से ही कहीं ज़्यादा बाजारों के बारे में अधिक जानकार महसूस कर रहे थे। दुर्भाग्यवश जब लोग डेटा में डूब रहे थे तब ज्ञान कहीं नहीं था। उन कंपनियों के स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गए जिन्होंने उन्हें जारी किया था। शुद्ध ऑब्स्ट्रक्शन बस एक टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले ब्लिप मात्र रह गए थे। अगर ब्लिप ऊपर चल रहे थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। 20 दिसंबर 1999 को जूनो ऑनलाइन सर्विसेज ने एक ट्रेल ब्लेजिंग बिजनेस प्लान का शुभारंभ किया, जिससे उसे संभवतः कुछ नुकसान होना निश्चित था। जूनो ने घोषणा की कि अब से वह अपनी सभी खुदरा सेवाओं को ईमेल के द्वारा निःशुल्क प्रदान करेगा। वह इंटरनेट एक्सेस के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा और अगले वर्ष विज्ञापन पर लाखों डॉलर खर्च करेगा। कॉरपोरेट हरकिरी की इस घोषणा पर जूनो का शेयर 2 दिन में $16.375 से बढ़कर $66.75 हो गया। व्यवसाय को सीखना क्यों फायदेमंद था, या यह क्यों आवश्यक था कि कंपनी द्वारा क्या उत्पादित सामान या सेवाएं कैसी थीं, या उसका प्रबंधन कैसा था, या कंपनी का नाम क्या था, आपको स्टॉक के बारे में जानने की ज़रूरत थी। उसके प्रतीक का आकर्षण कोड था CBLT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN, WBVN। इस तरह आप उन्हें तेज़ी से खरीद सकते थे बिना 2 सेकंड की देरी किए। 1998 के उत्तरार्ध में एक छोटी दुर्लभ व्यापार रखरखाव वाली कंपनी टेस्को सर्विसेज का स्टॉक रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम पर कुछ मिनटों में लगभग 3 गुना हो गया। क्योंकि वित्तीय डिस्लेक्सिया के एक विचित्र रूप में हजारों व्यापारियों ने टिकर मास्टर के लिए अपने टिकर प्रतीक TMCO को भूलने के बाद टेम्को खरीदा। इस इंटरनेट स्टॉक ने पहली बार सार्वजनिक रूप से व्यापार शुरू किया। ऑस्कर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक सन की सब कीमत जानता है और कुछ भी नहीं। इस परिभाषा के तहत शेयर बाजार हमेशा क्रोधित होता है, लेकिन 1990 के उत्तरार्ध में इसने ऑस्कर को चौंका दिया था। एक शेयर की कीमत पर बैकडॉय कंपनी शेयर को दोगुना कर सकती है, भले ही इसका मूल्य पूरी तरह से अप्रत्याशित हो गया हो। 1998 के अंत में CIEBC ओपेनहाइमर के एक विश्लेषक हेनरी ब्लोडेट ने चेतावनी दी कि सभी इंटरनेट शेयरों के साथ एक मूल्यांकन की तुलना में स्पष्ट रूप से विज्ञान से अधिक कला है। फिर भविष्य में विकास की संभावना का हवाला देते हुए उन्होंने अपना मूल्य लक्ष्य Amazon.com पर $150 से $400 तक बताया। उस दिन Amazon.com ने 19% की बढ़ोतरी की और ब्लड जेट के विरोध के बावजूद उनका मूल्य लक्ष्य 1 साल का पूर्वानुमान था, जो सिर्फ 3 हफ्तों में $400 से आगे बढ़ गया था। 1 साल बाद पेनवेबर के विश्लेषक वॉल्टर पायसीक ने भविष्यवाणी की कि क्वालकॉम स्टॉक अगले 12 महीनों में $1000 प्रति शेयर पर पहुंच जाएगा। उस साल स्टॉक में पहले से ही 1842% की बढ़ोतरी हुई और उस दिन 31% की बढ़ोतरी हुई, जो कि $659 प्रति शेयर पर पहुंच गया। फॉर्मूले से नाकामयाबी। लेकिन व्यापार जैसे कि इतनी तेजी पर है, यह अटकलों का एकमात्र रूप नहीं है। पिछले 1 दशक में एक के बाद एक सट्टा सूत्र को बढ़ावा दिया गया, लोकप्रिय किया गया और फिर एक तरफ फेंक दिया गया। उन सभी ने यह जल्दी है, यह आसान है, बिना दर्द वाले लक्षण विकसित किए।
और उन सभी ने निवेश और अनुमान लगाने के बीच ग्राहम के नियमों में से एक का उल्लंघन किया। यहाँ कुछ ट्रेंडी सूत्र हैं जो औंधे मुंह गिर गए थे। नकदी कैलेंडर, जनवरी प्रभाव। साल के अंत में बड़े लाभ पैदा करने के लिए छोटे शेयरों की प्रवृत्ति 1980 के दशक में प्रकाशित विद्वानों के लेखकों और लोकप्रिय पुस्तकों में व्यापक रूप से प्रचारित थी। इन अध्ययनों से पता चला कि यदि आपने दिसंबर के दूसरे छमाही में छोटे शेयरों में स्टॉक किया और उन्हें जनवरी तक रखा तो आप 5 से 10% अंक तक रिटर्न पाएंगे। इसने कई विशेषज्ञों को चकित कर दिया। आखिरकार अगर यह आसान था, निश्चित रूप से हर कोई इसके बारे में सुनता था। बहुत से लोग ऐसा करेंगे और उनसे अवसर दूर हो जाएगा। जनवरी झटके का क्या हुआ? सबसे पहले कई निवेशक अपने कर बिलों को कम कर सकते हैं जो नुकसान में लॉक करने के लिए साल के अंत में अपने कर्मिष्ठ शेयर बेचते हैं। दूसरा, पेशेवर मनी मैनेजर अधिक सतर्क हो जाते हैं क्योंकि वर्ष नज़दीक आ जाता है जो उनके प्रदर्शन को सुरक्षित रखने की मांग करता है। इससे उन्हें गिरने वाले स्टॉक खरीदने के लिए अनिच्छुक बनाता है और यदि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक भी छोटा और अस्पष्ट है तो एक मनी मैनेजर होल्डिंग्स की सालाना सूची में इसे दिखाने के लिए भी उत्सुक होगा। ये सभी कारक छोटे स्टॉक को क्षणिक सौदेबाजी में बदल देते हैं। जब कर संचालित बिक्री जनवरी में समाप्त हो जाती है तो वे आमतौर पर मजबूत और तेजी से लाभ पैदा करते हुए वापस बेच देते हैं। जनवरी का प्रभाव ज़्यादा नहीं चला है और यह कमज़ोर हो गया है। रोचेस्टर विश्वविद्यालय के वित्त प्रोफेसर विलियम शॉर्ट के मुताबिक यदि आपने दिसंबर के आखिर में छोटे शेयर खरीदे थे और उन्हें जनवरी के शुरू में बेच दिया था तो 1980 से 1989 तक 4.4 अंक से 8.5% अंक तक आपने बाजार से लाभ लिया होगा और 1990 से 2001 तक 5.8 अंक तक। जैसा कि जनवरी के प्रभाव के बारे में अधिक लोगों ने सीखा, अधिक व्यापारियों ने दिसंबर में छोटे शेयर खरीदे जिससे उन्हें सौदा कम किया और इस प्रकार उनके रिटर्न कम हो गए। इसके अलावा जनवरी प्रभाव सबसे छोटे शेयरों में सबसे बड़ा है, लेकिन प्रेलेक्स ग्रुप के अग्रणी प्राधिकरण प्लेसेक्स ग्रुप के मुताबिक ऐसे छोटे स्टॉक खरीदते और बेचने की कुल लागत आपके निवेश का 8% तक बढ़ सकती है। अफसोस की बात है कि आपके ब्रोकर का भुगतान करने के समय जनवरी प्रभाव पर आपके सभी लाभ बह जाएंगे। बस वही करें जो काम करता है। 1996 में जेम्स ओशोधन नाम एक स्पष्ट मनी मैनेजर ने व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि निवेशक बाजार से काफ़ी बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। ओशंगुसेंसी ने शानदार दावा किया, 1954 से 1994 तक आप $10,000 से $80,74,504 तक कर सकते थे, बाजार से 10 गुना से अधिक, यानी 18.2% औसत वार्षिक रिटर्न से। उच्चतम एक साल के रिटर्न के साथ 50 शेयरों की बकेट खरीदकर कमाई के 5 सीधे साल और आपने कॉरपोरेट राजस्व में 1.5 गुना से भी कम कीमतें साझा करें। जैसे कि वह वॉल स्ट्रीट के एडिसन थे, ओशनीसनेस ने यूएस पेटेंट प्राप्त किया। उनकी स्वचालित रणनीतियों के लिए संख्या 5, 9, 78, 778 और अपने निष्कर्षों के आधार पर 4 म्यूचुअल फंडों का एक समूह लॉन्च किया। 1999 के उत्तरार्ध तक उन फंडों ने जनता से $175 मिलियन से अधिक ले लिए थे और शेयर धारकों को उनके वार्षिक पत्र में ओशॉन्से ने कहा, हमेशा की तरह मुझे आशा है कि हम साथ मिलकर अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वॉल स्ट्रीट पर क्या काम करता है? ओशॉन्से ने इसे प्रचारित करने के लिए ठीक बाद काम करना बंद कर दिया। उनके 2 फंड इतनी बुरी तरह से डूब गए कि वे 2000 के आरंभ में बंद हो गए और कुल शेयर बाजार, जैसा कि S&P 500 इंडेक्स द्वारा मापा गया, ने लगभग 4 वर्षों तक लगभग ओशॉन्से फंड नॉनस्टॉप चल रहा है।
जून 2000 में ओ शांगुनेसी अपने नए लंबे समय के लक्ष्यों के करीब चले गए। धन को नए प्रबंधक के रूप में बदलकर अपने ग्राहकों को समय परीक्षण निवेश रणनीतियों के साथ खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। द फिनिश 4 का पालन करें। 1990 के दशक के मध्य में मोटली फूल वेबसाइट और नई किताबों ने द फुलिश 4 नामक तकनीक से डिलाइट्स को हाईलाइट किया। मोटली फूल के मुताबिक आपके बाजार औसत पिछले 25 वर्षों में आपके निवेश की योजना बनाने पर सालाना केवल 15 मिनट खर्च करके अपने म्यूचुअल फंड को क्रश कर सकता है। सबसे अच्छा इस तकनीक में न्यूनतम जोखिम था। आपको बस इतना करना था, सबसे कम स्टॉक कीमतों और उच्चतम लाभांश उपज के साथ डाउ जोन्स औद्योगिक औसत से 5 शेयर लें। सबसे कम कीमत वाले को छोड़ दें। शेयर में अपने पैसे का 40% दूसरी सबसे कम कीमत के साथ रखो। 3 शेष शेयरों में से प्रत्येक में 20% रखो। 1 साल बाद डाउ को वैसे ही सॉर्ट करें और चरण 1 से 4 के अनुसार पोर्टफोलियो को रीसेट करें। अमीर बनने तक इसे दोहराते रहें। 25 साल की अवधि में मोटली फूल ने दावा किया कि इस तकनीक ने सालाना उल्लेखनीय 10.1% अंक से बढ़ोतरी हासिल की है। अगले 2 दशकों में उन्होंने सुझाव दिया कि द फुलिश 4 में $20,000 का निवेश $17,91,000 का होना चाहिए। आइए मान लें कि यह रणनीति ग्राहम की निवेश की परिभाषाओं को पूरा कर सकती है। किस तरह का गहन विश्लेषण स्टॉक को एकल सबसे आकर्षण मूल्य और लाभांश के साथ छोड़ने का औचित्य साबित कर सकता है, लेकिन उन 4 गुणों के साथ। आपके पैसे का 40% केवल एक स्टॉक में कैसे न्यूनतम जोखिम डाल सकता है, और प्रिंसिपल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल 4 शेयरों का पोर्टफोलियो कितना विविधतापूर्ण हो सकता है। संक्षेप में, कभी भी सबसे अधिक काकमामी स्टॉक पिकिंग फॉर्मूला में से एक था। मूर्खों ने ओ शांगुनेसी के समान गलती की। यदि आप बड़ी मात्रा में डेटा को काफ़ी देर तक देखते हैं तो पैटर्न की एक बड़ी संख्या उभर कर सामने आएगी। अकेले यादृच्छिक भाग्य से कंपनियां जो औसत स्टॉक रिटर्न का उत्पादन करती हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें आम होंगी, लेकिन जब तक उन कारकों से शेयरों का प्रदर्शन नहीं हो जाता है, तब तक भविष्य में रिटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से बाजार को कुचलने की बजाय मूर्खों ने 1000 लोगों को कुचला जो विश्वास में बेवकूफ़ थे कि वह निवेश का एक रूप था। अकेले 2000 में 4 मूर्ख शेयर कैटरपिलर, ईस्टमैन कोडेक, SBC और जनरल मोटर्स 14% की गिरावट आई, जबकि डॉव में केवल 7.4% की कमी आई। जैसा कि इन उदाहरणों से पता चलता है, केवल एक चीज़ है जो वॉल स्ट्रीट पर शेयर बाजार को कभी भी डराती नहीं है: डोपी विचार। इन तथाकथित निवेश दृष्टिकोणों में से प्रत्येक ग्राहम के कानून का शिकार हो गया। उच्च स्टॉक प्रदर्शन अर्जित करने के लिए सभी यांत्रिक सूत्र एक प्रकार की आत्मविनाशकारी प्रक्रिया जैसे कम रिटर्न के कानून के समान है। रिटर्न कम होने के 2 कारण हैं। अगर सूत्र केवल यादृच्छिक सांख्यिक फ्लूक्स पर आधारित था, केवल समय से पता चलता है कि पहली जगह में कोई समझ नहीं आया। दूसरी तरफ अगर सूत्र वास्तव में अतीत में काम करता था, जनवरी प्रभाव की तरह, तो इसे प्रचारित करके बाजार पंडित हमेशा खराब हो जाते हैं और आमतौर पर भविष्य में ऐसा करने की क्षमता को ख़त्म कर देते हैं। यह ग्राहम की चेतावनी को मजबूत करता है कि आपको अटकलों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि अनुभवी जुआरी कैसीनो में अपनी यात्राओं का इलाज करते हैं। आपको कभी यह सोचने में खुद को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि आप अनुमान से निवेश कर रहे हैं। जब आप इसे गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो अटकलें भौतिक रूप से खतरनाक हो जाती हैं। आपको उस राशि पर सख्त सीमाएं डालनी चाहिए जो आप दांव लगाने के इच्छुक हैं, जैसा कि समझदार जुआरी करते हैं। कैसीनो में $100 से भी कम लेकर जाएं
और अपने बाकी के पैसे को अपने होटल के कमरे में सुरक्षित रूप से बंद कर दें। बुद्धिमान निवेशक अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा पागल धन खाते के रूप में रखते हैं। हम में से अधिकांश के लिए हमारी कुल संपत्ति का 10% सट्टा जोखिम पर अधिकतम स्वीकार्य राशि है। अपने निवेश खातों में जो कुछ भी है उसके साथ अपने सट्टा खाते में धन को कभी भी ना जोड़ें। कभी भी अपनी सट्टा सोच को अपनी निवेश गतिविधियों में फैलाने की अनुमति ना दें और अपने पागल धन खाते में से 10% से अधिक संपत्तियों को कभी भी ना डालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। बेहतर या बदतर के लिए जुआ वृत्ति मानव प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए अधिकांश लोगों के लिए इसे दबाने की कोशिश करना व्यर्थ है। लेकिन आपको इसे सीमित और संयोजित करना होगा। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है कि आप कभी भी निवेश के साथ भ्रमित अटकलों से खुद को मूर्ख नहीं बनाएंगे।